तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स। यहाँ पर आज हम लोग करने वाले हैं हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो, जिसके अंदर हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। जिसकी कमेंट की आपने लाइंस लगा दी थी, वो भी करेंगे। उससे पहले हम आपको थैंक्स कहना चाहते हैं कि हमारे 3000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं द स्मार्ट बॉक्स के केज में। हमारे व्यू है सारे लास्ट वीडियोस के 3.5 के, 3.4 के, 2.4 के व्यूज़ गए हैं। इसका मतलब यह है कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, यूज़फुल लग रही है। तो उसके लिए हम लोग आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते थे। बस अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखी है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाइव हम जाने वाले हैं शाम को, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर डिस्कस करनी है, मैंने खुद निकाल के रखी है। आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चन होंगे तो आप लाइव आ जाइएगा, पूछ लीजिएगा चैट्स में। ऑन द स्पॉट सारी चीज़ें जो है हम लोग डिस्कस कर लेंगे बच्चों, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, आज हमारी 3 चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक है हमारा पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, किस तरीके से ये लिखना है। पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन हम लोग को एटलीस्ट जो है ना 6 से 8 मार्क का आने वाला है। 4 पैसेजेस है हमारे पास, 2 नोन है, एक अनसीन है, और एक जो है हमारा पोइट्री है। पोइट्री के बारे में हमको इतना पर्सनल रिस्पॉन्स पूछता नहीं है, लेकिन 6-7 मार्क्स भी इज नथिंग बट योर 9 to 10% ऑफ योर इंग्लिश मार्क्स, है ना। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना कि कैसे ये चीज़ लिखनी है। और मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ ऐसे अट्रैक्टिव वर्ड्स बताऊंगा जिससे आप वो आंसर स्टार्ट करें। अपना रिस्पॉन्स तो वो आपका ही रहेगा, पर्सनल रिस्पॉन्स जो भी आप देना चाहते हैं, लेकिन जो लिखने का तरीका होता है ना, जिससे हमको स्टार्ट करना है आंसर, स्टार्ट हम लोग इतना धमाकेदार करेंगे ना कि जो भी हमारा एग्जामिनर है वो चेक करके एकदम क्रेजी हो जाएगा, बोले आप क्या मस्त आंसर लिखा है यार, मतलब खुश होना चाहिए एकदम। अगर वो खुश हो गया तो याद रखो स्टूडेंट्स, आपका ये बहुत बड़ा मिथ है कि इंग्लिश में पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जा करके सीबीएसई का रिजल्ट देख लीजिए, एसएससी का रिजल्ट देख लीजिए, लोगों को 99% आ रहा है। अब 99% कैसे आ रहा है भाई? 99.96, 99.86, 99.5 ऐसे ऐसे परसेंटेजेस आ रहे हैं बच्चों को। कैसे आ रहे हैं? क्योंकि उनको फुल मार्क्स मिले हैं, उन लोगों ने उतनी मेहनत की है, उन लोगों ने मैजिकल वर्ड्स, मैजिकल फ्रेजेस, ये सारी चीज़ें यूज़ की हैं, जिसका हमने पूरा पीडीएफ रेडी किया है। अगर आपको लास्ट वीडियो में आपने कमेंट नहीं किया है, और अगर आपने कमेंट किया है और अगर आपको नहीं मिला है, क्योंकि कमेंट्स बहुत ज़्यादा नीचे चले जाते हैं, तो इस वीडियो में जल्दी से कमेंट कर दीजिए, अभी के अभी कमेंट कर दीजिए, ताकि आपका कमेंट ऊपर रहे और मैं आपको जो मैजिकल वर्ड्स है उसके लिंक भेज दूं। उसके अंदर जो है ना हमने मीनिंग्स लिखी हुई है, हमने उसको कहाँ यूज़ करना है वो लिखा हुआ है। एक पूरा पीडीएफ रेडी है, तो गूगल ड्राइव की लिंक आपको मिल जाएगी, आप नीचे मैसेज कर दीजिए। वो सारी चीज़ें अगर आप यूज़ करेंगे आंसर्स में, अपने राइटिंग स्किल्स में, अपने वो बड़े बड़े वर्ड्स यूज़ करेंगे, तो आप लोगों का पेपर जो है बहुत अट्रैक्टिव लगेगा बच्चों। और 7 से 8 मार्क्स आराम से बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि उनको पता चलेगा कि भाई ये कोई नॉर्मल इंग्लिश, जो इंग्लिश पढ़ के भी नहीं जा रहे बच्चे, वैसा बच्चा नहीं है। इस बच्चे ने मेहनत की है इंग्लिश पेपर के लिए, तो वो उस तरीके के आपको मार्क्स दे देंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पर्सनल रिस्पॉन्स है, फिर उसके बाद हम लोग समरी करेंगे, समरी राइटिंग करेंगे कि समरी किस तरीके से लिखनी होती है। 6 पॉइंटर्स हैं, मैं आपको वो 6 पॉइंटर्स आराम से एक्सप्लेन कर दूंगा कि भाई ये 6 पॉइंटर्स में है क्या, किस तरीके से आपको समरी लिखनी होती है। क्योंकि समरी हमारा राइटिंग स्किल में छूट गया था, वैसे तो वो राइटिंग स्किल में ही आना चाहिए, लेकिन हमने राइटिंग स्किल में सिर्फ 5 चीज़ें डिस्कस की थी। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा, वो आप जो है नीचे लिंक मिल जाएगी आपको, आप देख सकते हैं। और दूसरी चीज़, जो लास्ट चीज़ हम लोग करने वाले हैं वो है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन के हमने एनालाइज करके कुछ इंपॉर्टेंट निकाले हैं पोएम्स, जो इस साल आपको इधर पैसेज इधर एप्रिसिएशन में पूछ सकते हैं। वो जो पोएम्स हमने निकाले हैं वो इम्पॉर्टेंट तो है, मतलब इंग्लिश में ऐसा है कि बहुत एनालाइज करने के बाद भी आपको जो है ना चीज़ें किस्मत भरोसे ही छोड़नी रहती है। जैसे मराठी में हमने बोला संतवाणी, तो आएगा ही आएगा, आ गया, 7 के 7 पोएम आपने छोड़ दिए, संतवाणी पढ़ के गए, संतवाणी आ गया, आपने लिख करके आ गए। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है बच्चों। लेकिन फिर भी जहाँ तक हमने एनालाइज करा है, कर पाए हैं हम, और बाकी सब तो अल्लाह भरोसे ही है ना। तो उस तरीके से हमने जो है किया है एनालाइज। तो वो 4 इंपॉर्टेंट पोएम्स जो आपको, जिसमें से 2 आपको एप्रिसिएशन या फिर आपके पैसेज में आ सकते हैं, वो हम लोग आज इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। सबसे पहले है पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चन।
पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन के कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहला है रीजनिंग टाइप क्वेश्चन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, एनालाइज होता है या फिर कनेक्शन होता है। रीजनिंग का मतलब आप इसका रीजन दीजिए कि ऐसा क्यों हुआ, व्हाई, ठीक है। फिर रिफ्लेक्शन या एनालिसिस कि आपका एनालिसिस क्या बोलता है, आप क्या इसके बारे में बोलना चाहेंगे, ऐसा, ठीक है। कनेक्शन यानी आपका इससे कुछ कनेक्शन है क्या, आपको क्या लगता है, आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है क्या, तो उसको बोलते हैं कनेक्शन वाले क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये सब क्वेश्चंस के मैं आपको आगे फ्रेम बताऊंगा, किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से स्टार्ट करना है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो आप ध्यान से देखिए। जैसे अगर हमारा क्वेश्चन है हाउ टू बिगिन योर आंसर, अगर हमारा क्वेश्चन है यू मे बिगिन योर आंसर ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन विद, आप अपने पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चंस जो है वो आंसर करना इन सारे वर्ड्स से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन बनता है व्हाट डू यू थिंक, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, तो यस आई थिंक दैट, ठीक है, ये लिख सकते हैं। या फिर आई फील दैट, है ना, आई प्रेफर, फिर अकॉर्डिंग टू मी, इन माई ओपिनियन। अभी आप देख रहे हैं ये सब जो लगता है ना, इन माई ओपिनियन, दीज आर सो अट्रैक्टिव वर्ड कि अगर आप इससे अपना आंसर स्टार्ट कर रहे हैं, द एग्जामिनर विल बी लाइक कि भाई साहब इन्होंने मेहनत की है पेपर के लिए, ठीक है। यस आई लाइक या आई लाइक टू, ठीक है, आई नो, ठीक है, कि आई नो दिस थिंग्स हैपेंस एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें। आई बिलीव दैट, कि आई बिलीव के मेरे मतलब मैं बिलीव करता हूँ, यानी ये नहीं आपको बिलीव, मतलब आपको बिलीव नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि भाई अगर ऐसा ऐसा होता तो आप क्या करते, तो आई बिलीव दैट, मैं अगर ऐसा ऐसा होता तो मैं यही सारी चीजें करता हूँ, ऐसा आपको पूछा हुआ है। आई एग्री, अगर आपको पूछा है कि आप इस चीज से एग्री करते हैं कि नहीं, मैंने डिसएग्री और एग्री का भी आगे क्वेश्चन डाला हुआ है। फिर आई डिसएग्री, इट्स क्लियर दैट, आई विल, इफ आई एम, ये सारी चीजें जो है ना एकदम कॉमन है, एकदम कॉमन। आप ये कॉमनली कभी कभार आपको यूज भी करते होंगे, सर मैं, हम लोग तो यही यूज करते हैं, ये सारी चीजें भी हैं। अब मैं आगे आपको बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीजें अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसके बाद अगर आपसे पूछा गया है कि राइटर क्या बताना चाह रहा है या फिर पोएट क्या आपको इससे क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा है, तो यू शुड ऑलवेज स्टार्ट द आंसर विथ व्हाट द राइटर इज सेइंग, आगे आपको जो भी लग रहा है वो, या फिर इफ आई अंडरस्टैंड इट करेक्टली, ये तो मेरा फेवरेट है, ठीक है, कि राइटर क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर मैं सही समझ रहा हूं तो राइटर ये बोलना चाह रहा है, दिस लुक्स सो एथिकेट, सो मतलब मस्त लगता है यार सुनने में, कि हाँ मतलब आप अपना ओपिनियन देने से पहले बोल रहे हो, हम्बली बोल रहे हो कि अगर मैंने सही समझा है तो राइटर ये चीजें बोलना चाह रहा है, इट साउंड्स गुड, ओके। फिर इन अदर वर्ड्स, ये भी मुझे अच्छा लगता है कि इन अदर वर्ड्स, यानी राइटर के वर्ड्स नहीं यूज करके मैं अगर अपनी तरफ से बोलूं तो इन अदर वर्ड्स दिस थिंग्स राइटर इज ट्राइंग टू कन्वे द मैसेज ऑफ। तो ये सारी चीजें जो है आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं इफ यू एग्री। अब ये इफ यू एग्री वाला एक क्वेश्चन है और इफ यू डिसएग्री वाला क्वेश्चन है, फिर पर्सनल रिस्पॉन्स हमारा खत्म। इतनी चीजें अगर आपने अच्छे से लिख करके आ गए बच्चों, स्टार्टिंग में ये चीजें लिख करके आ गए तो आपको अच्छे मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे। अब यहाँ पे क्या है, इफ यू एग्री, हाँ आई एग्री दैट, नॉर्मल है, सब लिखते हैं। माई आइडिया बिल्ड्स अपॉन, ये मुझे थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगा कि भाई अगर आप किसी क्वेश्चन को एग्री कर रहे हैं, जैसे इफ यू एग्री विद द ओपिनियन देन यू मे बिगिन योर आंसर विद द पर्सनल रिस्पॉन्स। अगर आप ओपिनियन से, जो ओपिनियन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उससे अगर आप एग्री कर रहे हैं तो इससे माई आइडिया बिल्ड्स अपॉन, ठीक है, मेरा जो आइडिया है वो इस चीज को मानने के लिए तैयार है, जो भी आपने ओपिनियन दिया है उस चीज को। आई शेयर द राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब राइटर जो कहना चाह रहा है मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू वही है ये। फिर माई परस्पेक्टिव इज सिमिलर टू दीज, ये तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया, माई परस्पेक्टिव, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक मत कर देना, मालूम पड़ा आपने एकदम मस्त लिखने के चक्कर में अपने पर्सपेक्टिव की स्पेलिंग ही रॉन्ग लिख दी, ठीक है। तो इस चीज का आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर इफ यू डिसएग्री वाला क्वेश्चन आ रहा है कि भाई हम लोग जो भी ओपिनियन दिया गया है उससे डिसएग्री कर रहे हैं, एक छोटा सा टिप कि डिसएग्री वाले क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। कभी कभी बच्चों को लगता है कि यार कुछ मजेदार लिखते हैं, डिसएग्री करते हैं इसको, ये अच्छा था, नहीं अच्छा आदमी नहीं था, मेरे को नहीं अच्छा लगा, ऐसा, ठीक है। तो ट्राई करो बच्चों कि अगर पैसेज में
कोई नेगेटिव कैरेक्टर है जिसके लिए पूछा गया है, तब तो आप डिसएग्री करोगे कि भाई राजा जो था क्रूअल था, अच्छा नहीं था, उसको अच्छा समझ रहे थे सब लेकिन वो अच्छा नहीं था, ठीक है। लेकिन अगर आपको पैसेज जो है किसी चीज के बारे में पॉजिटिवली कन्वे करना चाह रहा है मैसेज, तो फिर आप एग्री ही करिए, डिसएग्री मत करिए, क्योंकि ये पर्सनल रिस्पॉन्स है, आपको रॉन्ग नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लिखना चाह रहे हो, आपका ओपिनियन मांगा गया, ओपिनियन किसी का भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन ज्यादातर लोगों को, ज्यादातर एग्जामिनर्स को जो रिस्पॉन्स चाहिए होता है ना, वो पॉजिटिव चाहिए होता है बच्चों। पॉजिटिव रहोगे तो आपको मार्क्स पॉजिटिव मिलेंगे। अब ये क्या है, आई हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ये एक इंपॉर्टेंट अच्छा मस्त स्टार्टिंग है, ठीक है। आई डोंट एग्री तो कॉमन है बहुत, ठीक है। आई सी इट डिफरेंटली, ये भी मस्त है। आई डिसएग्री समवॉट, ये भी चलो ठीक है, आई डिसएग्री समवॉट भी ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट और थर्ड वाला है, आई हैव डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू और आई सी इट डिफरेंटली, ये दोनों मजेदार चीज है, ये मुझे भी अच्छे लगे। अगर आप किसी चीज के लिए डिसएग्री कर रहे हैं, पर्सनल रिस्पॉन्स आप डाल रहे हैं, तो ये आप जरूर यूज करिए बच्चों, ठीक है। तो ये हो गए सारे आपके पर्सनल रिस्पॉन्स के आंसर्स। अब हम लोग आते हैं समरी पे। समरी होता है हमारा 5 मार्क का, मराठी में भी मैंने बताया था, इंग्लिश में भी बता रहा हूं कि समरी में कभी भी स्टार्टिंग के 2 लाइन, बीच के 2 लाइन, लास्ट की 2 लाइन उठा करके मत लिखना। नेक्स्ट, कुछ भी, एक भी स्टेटमेंट आपका समरी का नहीं होना चाहिए बच्चों अंदर, ठीक है। समरी का एक भी स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए उसमें। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आपने कुछ भी कॉपी किया, ठीक है, तो उसके आपके मार्क्स कटेंगे। 5 मार्क का आपका समरी है, 5 मार्क्स का समरी आपको क्यों मिलने वाला है, किस चीज के। तो अगर आपने बहुत सारी जो बुक्स आती हैं, अलग अलग बुक्स, उसको अगर खरीदा होगा तो उसमें सब मार्किंग स्कीम लिखी होती है, भाई इतने, इसके इतने मार्क्स, इसके इतने मार्क्स, इसके इतने मार्क्स। तो वोकैब्युलरी के मार्क्स होते हैं, ठीक है। वोकैब्युलरी का मतलब क्या, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, अपोजिट वर्ड्स पढ़ते हैं, सिनोनिम्स पढ़ते हैं, गिव वन वर्ड फॉर पढ़ते हैं, तो ये सारी चीजों को हम लोग को यहाँ पर यूज करना है। कोई बहुत डिफिकल्ट वर्ड है तो उसको इजी करके समरी में लिखना है। कोई ऐसा वर्ड है जिसको बहुत ज्यादा इलेबोरेट करके लिखा गया है एक पूरे सेंटेंस में, लेकिन वो पूरे सेंटेंस को या पूरे फ्रेज को आप एक वर्ड में जमा करके लिख सकते हो, तो उसको यूज करना। ये सारी चीजों को यूज करने का नाम होता है वोकैब्युलरी, और इसके आपको मार्क्स मिलते हैं समरी में। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि बस छोटा करके लिख दो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, तो मिलते हैं मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2.5 मार्क्स ऐसे मिलते हैं। लेकिन जो बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली मेहनत करते हैं, जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, 4, 4.5 मार्क्स तक आराम से मिलते हैं। और अगर आपने मस्त लिख दिया हो, एकदम भाई मस्त, एकदम यूज करके अपना दिमाग अच्छे से लिखनी हो, तो 5 मार्क्स तो पूरे आराम से मिल सकते हैं। लेकिन इस टाइम पे अगर हमको प्रैक्टिस नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि 4, 4.5 मार्क्स तो हमको मिले। 6 पॉइंटर्स है हमारे पास, ये 6 पॉइंटर्स अगर आप जो है पता कर लेते हैं, अगर आपको चीजें समझ में आ जाती हैं, तो आपको समरी में पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। सबसे पहले है सिलेक्शन। अब सिलेक्शन ऑफ व्हाट, ठीक है, सिलेक्शन किस चीज का सिलेक्शन करना है। पहले तो आपको क्या करना है, पहले आपको पूरा समरी पूरा पैसेज, जो अनसीन पैसेज आपको दिया रहेगा, उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। आप तो पढ़ेंगे ही वैसे भी, है ना, पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये जो सारी चीजें लिखी हुई है, मुझे जो आंसर्स नीचे पूछे हुए हैं, उसके आंसर्स किस तरीके से लिखना है। फर्स्ट टाइम ने आपने सिर्फ आंसर्स ढूंढने के लिए करके रीड किया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको अच्छे से ध्यान से पेपर ऐसा हाथ में लेने का है और उसको अच्छे से रीड करने का है, ठीक है। अच्छे से रीड करने के बाद आपको लग रहा है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है। मैं अगर आपको सजेस्ट करूं, 5 पॉइंट उस समरी में से, उस पूरे पैसेज में से 5 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, कि भाई अगर ये चीजें इस समरी में मैंने अगर नहीं लिखा, तो ये पैसेज समझ में नहीं आएगा। वो 5 स्टेटमेंट्स को आप क्या कर लो, अंडरलाइन। दैट इज योर व्हाट, सिलेक्शन, ठीक है। सेकंड है ऑर्डर। अब आप ऑर्डर खुद से चेंज नहीं कर सकते हैं कि भाई पहले राजा जंगल में गया, फिर उसने शिकार किया, फिर उसकी तबीयत खराब हो गई, वो घर आ गया, तबीयत खराब हो गई, जंगल में गया था शिकार करने के लिए, अब वो घर पे है। मत लिखो। जिस तरीके का सीक्वेंस आपको समरी में दिया, पैसेज में दिया हुआ है, उसी तरीके के ऑर्डर में आपको लिखना है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो होता है ना, इसको बोला जाता है सोल ऑफ द समरी। समरी का सोल है ये। क्यों? क्योंकि आपने जब सिलेक्ट किया चीजें, ठीक है,
सिलेक्ट करने के बाद जब आप उसको अप्लाई करने जाओगे, ठीक है, तो आपको उसको करना है अपने वर्ड में अप्लाई, ठीक है, विदाउट एनी डिफिकल्ट वर्ड्स, विदाउट एनी डिफिकल्ट लैंग्वेज, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको उसको जो आपने पढ़ा है वो आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है, कुछ भी वहां से कॉपी नहीं करना है। दैट इज द थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है हमारा क्लियरेंस। क्लियरेंस का मतलब क्या होता है कि आपको क्लियर होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो। यानी आपने पैसेज पढ़ा, आपको कुछ और समझा, तो आपको सही सी बात है कुछ और समझेगा तो आप कुछ और लिखोगे, है ना। अब आपने समरी में कुछ और लिख दिया और पैसेज में बोलना कुछ और चाह रहा था बच्चों, ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो आंसर चेक कर रहा है उसको पता ये चलेगा कि भाई आपको क्लियर ही नहीं है कि आपने जो पैसेज पढ़ा है उसके अंदर वो बोलना क्या चाह रहा है। तो द आइडिया ऑफ द समरी इज दैट कि आपको ये अच्छे से समझा था, जिसको आपने शॉर्ट में समझा दिया, आप समझा पाए यूजिंग योर लैंग्वेज, वट एवर लैंग्वेज यू आर यूजिंग, दैट इज इंग्लिश, तो उसको बोलते हैं क्लियरेंस। फिर होता है स्मूथनेस। स्मूथनेस का मतलब होता है कि ब्रेक नहीं होना चाहिए, छोटा करने के चक्कर में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट अचानक से ब्रेक नहीं हो जाना चाहिए। जैसे राजा जंगल में गया शिकार करने के लिए, वो बीमार पड़ गया और वो घर आ गया। राजा जंगल गया, बीमार पड़ गया और वो घर आ गया। शिकार करने गया था, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये टूट गया। अब राजा जंगल गया, बीमार पड़ गया, घर आ गया, इसमें स्मूथनेस नहीं है। राजा जंगल गया, शिकार किया, उसके बाद वो बीमार पड़ा, तो ये ऑर्डर के अंदर क्या है, स्मूथनेस है। अब स्मूथनेस के लिए ना आप, अगर आपको जो है सेंटेंसेस ज्यादा क्रिएट नहीं करने का, एक ही सेंटेंस में ज्यादा लिखना है, तो आप एंड और बट जैसे कंजंक्शंस जो है ना उसके अंदर यूज कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद आती है यूनिटी की बारी। यूनिटी की बारी मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि यूनिटी यानी जमा करना, ठीक है। जमा करने का मतलब क्या है कि एक बहुत बड़ा एक सेंटेंस था जिसके अंदर बहुत इन डिटेल समझाया गया है कि राजा गया और फिर उसने वहां पर बो एंड एरो चलाया, फिर बहुत ज्यादा थकने की वजह से वो बीमार पड़ गया, ठीक है। अब ये सारी 3 लाइन को हमको एक या आधे अपने लाइन में क्या करना है, कंपाइल करना है, यूनाइट करके लिखना है, जिससे मतलब भी वही रहे, सारी चीजें एक शॉर्ट सेंटेंस में समझ में भी आ जाए और हमारा काम भी हो जाए। उस तरीके के आंसर्स को हम लोग बोलते हैं यूनिटी। अगर आपने ये 6 पॉइंट्स याद रख लिए बच्चों, तो समरी आपका एकदम मस्त जाएगा। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे पहले बोलना चाहिए था मुझे, दैट इज योर टाइटल। यू शुड ऑलवेज गिव टाइटल टू योर समरी। समरी को हमेशा टाइटल देना है। टाइटल से ही चेक करने वाले को पता चल जाता है कि भाई जो ये बंदा लिखना चाह रहा है इसको सही में आता है, इसको सही में समझा है, या बस ये कुछ भी ठोक रहा है। अगर आपने टाइटल अच्छा लिखा है जो उसके साथ मैच हो रहा है, तो चांसेस है कि वहीं पे वो अपना दिमाग लगा ले कि भाई 4 मार्क्स इसको अपन पूरा देंगे, अगर इसका वोकेबुलरी और राइटिंग स्किल, स्पेलिंग्स मिस्टेक नहीं है तो। फिर अगर उसने पढ़ा, बीच बीच में चीज़ें पढ़ा, जो मैंने आपको मैजिकल वर्ड्स दिए हैं, अब भारी भारी वर्ड्स उसके अंदर अगर आपने यूज़ कर लिए, तो जैसे बड़े सेंटेंस के लिए या बड़े फ्रेज के लिए एक छोटा वर्ड यूज़ करने के लिए भारी सेंटेंस यूज़ कर लिए, तो आपको जो है उसके अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो आई होप आपको समरी समझ में आ गई होगी। अगर आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट के लिए, एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन हमारा होता है 5 मार्क का, बहुत ही सिंपल है। पोएट का नाम, पोयम का नाम, इन दोनों का मिलता है हमें 1 मार्क्स। अब कुछ बच्चे मुझे बोल रहे थे सर ये तो दिया रहता है। हाँ बेटा, कभी कभार दिया रहता है। आप अगर प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखोगे तो कभी कभार दिया हुआ है और बहुत सारे बार नहीं भी दिया हुआ है। तो ये ना हो कि भाई आप फंस जाओ कि अरे यार कौन सा है यार, ये तो समझ में नहीं आ रहा कौन सा ये पोयम है या कुछ भी है ना। तो वो आपको अच्छे से याद करके जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है राइम स्कीम। राइम स्कीम हमेशा जो है ना आपको स्मॉल लेटर्स में लिखना होता है, बीच में कॉमा आपको नहीं डालना है। अगर आप थोड़ा सा गैप दे करके लिखना चाहते हैं तो वैसे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन दिस इज द बेटर मेथड, ऐसे लिखोगे तो बेटर है। सेकेंड लास्ट चीज है फिगर ऑफ स्पीच। अब फिगर ऑफ स्पीच में ना बच्चे एलिट्रेशन और रिपीटेशन के लिए बहुत जाते हैं, एलिट्रेशन और रिपीटेशन के पीछे पड़े रहते हैं। अब बच्चा एलिट्रेशन और रिपीटेशन तो हर एक सेंटेंस में आपको, हर 2 सेंटेंस में, हर 4 सेंटेंस के बाद आपको एलिट्रेशन और रिपीटेशन मिल ही जाएगा। तो करना क्या है, एलिट्रेशन और रिपीटेशन को है ना एकदम लास्ट चॉइस रखो कि भाई एकदम एंड में अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भाई इसके अंदर फिगर ऑफ स्पीच क्या होना चाहिए,
तब आप एलिट्रेशन और रिपीटेशन यूज करो। उससे पहले बहुत सारी चीजें हैं, हाइपरबली है, ओनोमोटोपिया है, बहुत सारी जो बड़े बड़े हमारे फिगर ऑफ स्पीचेस है ना, वो आपको लिखना है बच्चों, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक लिख दिए तो भी चलेगा, दो लिख दिए, टाइम है तुम्हारे पास, दो लिख दो चलेगा, लेकिन एक लिखोगे तो भी चल जाएगा। उसका भी हमको कितना मार्क्स है, इसका 1 मार्क्स है और इसका 1 मार्क्स है, 3 मार्क्स हो गए। अब सेंट्रल आइडिया का है हमें कितना मार्क्स, 2 मार्क्स। सेंट्रल आइडिया के हमको 2 मार्क्स मिल रहे हैं बच्चों, ठीक है। सेंट्रल आइडिया में आपको एटलीस्ट लिखने हैं कितने पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स। हम लोग ये लिखते हैं हमेशा पैराग्राफ फॉर्म में, कोई भी पॉइंटर्स नहीं यूज करते हैं हम, ठीक है। पॉइंटर्स नहीं यूज करेंगे हम लोग, पैराग्राफ फॉर्म में ही लिखेंगे। एक सिंगल पैराग्राफ भी चल जाएगा, 2 पैराग्राफ में लिखना है 2 पैराग्राफ में लिख दीजिए। सेंट्रल आइडिया जो है ना, सेंट्रल आइडिया हमेशा आपका मिनिमम, आपको जितने भी आप पोएम्स याद करके जा रहे हैं, 5 पॉइंट्स के आंसर्स आपको हमेशा याद करने हैं। अब बारी आती है प्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन में आप लोगों को जैसे पोएट का नाम है, पोएम का नाम है, ये अंडरलाइन करना है विद पेंसिल, एक सिंगल अंडरलाइन। राइम स्कीम अंडरलाइन करना है आपको, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच आप जो भी लिख रहे हैं उसको अंडरलाइन करना है। 4 चीजें अंडरलाइन हो गई, 3 मार्क्स आपको इसके मिल जाएंगे। अब सेंट्रल आइडिया पे जब आप आएंगे ना, तो सेंट्रल आइडिया पे वापस से वही चीज आ जाती है, वोकैबुलरी, अच्छे वर्ड्स, वो सारी चीजें। अब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी डाइजेस्ट से अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसको हम इजी करके पढ़ने की कोशिश करते हैं, अपने दिमाग से याद करने की कोशिश करते हैं, बल्कि उसमें जो लैंग्वेज दिया हुआ है अगर वो आप यूज करेंगे ना तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, इजी करने की कोशिश करते हैं, बल्कि हम लोग को इंग्लिश में जो इजी भी है उसके डिफिकल्ट वर्ड्स ढूंढ के उसको यूज करने की कोशिश करनी चाहिए हमारे आंसर्स में, जो हमको खुद से लिखने हैं, तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे बच्चों, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान दीजिए यहाँ पे कि 5 पॉइंट, और 5 पॉइंट्स में एक एक कीवर्ड आपको जो है क्या करना है। जैसे आपको जो है सिंपैथी दिखा रहा है पोएट, तो सिंपैथी को अंडरलाइन करना है। जॉय दिखा रहा है तो कोई पॉइंट में आपने जॉय का जिक्र किया है तो जॉय को कर दो। तो उस चीज से कैसा ना पता चलता है कि आपने पोएम को अच्छे से समझा है, पोएट क्या बोलना चाह रहा है आपको क्लियरली आइडिया है, तो वो चीजें आप जो है इसके अंदर लिख रहे हैं। अब बारी आती है हमारे इंपॉर्टेंस की। तो ये हमारा जो है इंडेक्स है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर आप बोलेंगे तो जूम कर लेता हूँ। इस साल के लिए इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रहा है बच्चों, ठीक है। अब कैसा है ना कि इंग्लिश में वापस मैं आपको बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंस देना थोड़ा सा क्या है, मुश्किल काम है इंग्लिश के एप्रिसिएशन के इंपॉर्टेंस देना। तो मैं जो इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ ना, वो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। और जो बाकी बचेंगे उनको एक बार अच्छे से देख करके चले जाना कि भाई अगर हमको समझ में आया तो हम इसको एटलीस्ट इतना तो लिख पाए कि भाई हमने कुछ तो पढ़ा था, तो हम उसको थोड़ा बहुत लिख पाए, पेपर खाली ना छूटे हमारा। पिछले 2 साल से जो हम पेपर देख रहे हैं ना, उसके अंदर हमको यूनिट 1 और यूनिट 4 से कंटिन्यू आ रहा है, ठीक है, 2 साल से। तो अब हमारा सोचना ये है कि अब हमारे जो आएंगे एप्रिसिएशन, वो यूनिट 2 और यूनिट 3 से आएंगे, ठीक है। हमारा सोचना ये है। एनिमल चैप्टर मुझे जो है इम्पोर्टेंट लगता है। द विल टू विन मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। फिर बात आती है नाइट स्कॉर्पियन की और द पुली की। ये 4 पोएम्स आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ बच्चों। या तो आपको एप्रिसिएशन में, या तो आपको पोएट्री के जो पैसेज आते हैं उसके अंदर, ये चारों में से कोई ना कोई तो उठ के आने वाला है, ठीक है। पर्सनली अगर मुझे आप पूछा जाए तो वेयर द माइंड्स विदाउट फियर और ऑल द वर्ड्स स्टेज, ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट लगता है। तो इनको भी थोड़ा अच्छे से आप एक बार रीड करके चले जाना। बट अगर आप मेरा ओपिनियन पूछेंगे कि सर आपको कौन सा इंपॉर्टेंट लग रहा है, आप बताओ, मेरे एनालिसिस के हिसाब से भाई यूनिट 2 यूनिट 3 इज इम्पोर्टेंट फॉर दिस ईयर्स एग्जाम, ठीक है। तो पढ़ना आपको सब है बच्चों, ध्यान देना उस चीज़ पे। और अगर कल आता है इसके अंदर से तो एक थैंक यू कमेंट जरूर कर देना, वरना हिंदी के पेपर में देखते हैं, हिंदी के पेपर में अच्छा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कंक्लूजन मैं आपको बता दूं वापस से एक बार, वैसे तो लाइव आने ही वाला हूं मैं, लेकिन एक बार समझ लीजिए। कीवर्ड्स आपको अंडरलाइन करने हैं। मैजिकल फ्रेजेस और मैजिकल वर्ड्स जो मैंने आपको दिए हैं उसको आप यूज़ कर सकते हैं। मैं वापस आपको बोल रहा हूँ कि कमेंट आप थोड़ा जल्दी कर देंगे तो आपको जल्दी ड्राइव मिल जाएगा। अगर आपका नीचे चला गया तो फिर वो मुश्किल हो जाती है कमेंट कर रिप्लाई करने में। प्रॉपर फॉर्मेट्स, आपके जो लेटर हैं
आपका जो रिपोर्ट है, आपका जो स्पीच है, आपका जो स्टोरी है, उसके प्रॉपर फॉर्मेट्स आपको जो मैंने बताया हूँ वो प्रॉपर फॉर्मेट्स में आपको लिखने हैं। और आपको ग्रामर पार्ट आपका, जिसका वीडियो हमने सबसे पहले बनाया था, वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ग्रामर के आप फुल मार्क्स उठा सकते हैं। राइटिंग स्किल के कितने मार्क्स आपको मिनिमम मिल सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया था। तो इस तरीके से हम लोग कम से कम नहीं तो नहीं 70 आउट ऑफ 80 इंग्लिश में स्कोर करना मिनिमम सोच रहे हैं। जो भी मैंने आपको बच्चों बताया हो ना, अगर आपने उतना अच्छे से किया है तो आप यकीन मानो 70 में से 80 में से 70 आना बहुत आसान है। उसके आगे अगर करना है तो फिर बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत थी, जो हम अभी नहीं कर सकते एक दिन पहले। लेकिन जितना हमने आपको बताया है, मैजिकल वर्ड्स यूज़ करना, फॉर्मेट यूज़ करना, जिस तरीके से हमको लेटर लिखना है, क्या क्या लिखना है उसके अंदर, कितना शॉर्ट लिखना है, कितना लॉन्ग लिखना है, कितने पेज का लिखना है, वो सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो यकीन मानो इंग्लिश में अच्छे मार्क्स स्कोर करना इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट जितना बच्चों को लगता है। क्यों लगता है पता है? क्योंकि आप पढ़ के ही नहीं जाते हो। इंग्लिश का पेपर हमारे टीचर्स सामने जब चेक करते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम का पेपर, तो वो खुद बोलते हैं कि सर बच्चे पढ़ के अगर आते ना तो बहुत आसान पेपर था, लेकिन बच्चों को इतनी छुट्टी देने के बावजूद भी बच्चे आराम से पढ़ करके नहीं आए कि भाई इंग्लिश कौन पढ़ता है। ठीक है, तो अब क्या दिक्कत है कि भाई 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम है, कल भी है पेपर, आज भी है पेपर, कल भी था पेपर, कंटिन्यू उनके एग्जाम थे, इस वजह से आपका एग्जाम नहीं रखा गया। कोई जबरदस्ती की छुट्टी नहीं दी गई थी आपको, है ना। तो कंटिन्यू एक दिन के बाद एक दिन एग्जाम नहीं रख सकते थे, इसके लिए एक दिन छुट्टी हुई, उसके बाद 2 दिन लगातार जो है बोर्ड एग्जाम थे 12th वालों के, इस वजह से आपके एग्जाम्स नहीं रखे गए बच्चों। लेकिन अगर आपको छुट्टी मिली थी तो उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से होना चाहिए था। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो अच्छे से यूटिलाइजेशन हुआ होगा। मिलते हैं लाइव पे। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप लाइव में पूछ सकते हैं, वी विल ट्राई टू क्लियर इट। और थैंक यू सो मच अगेन फॉर द सब्सक्रिप्शन। और अगर टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया है, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अंदर सारी पीडीएफ, सारी फाइल्स जो है पहले ही आ जाती है, आपको कमेंट करने लिंक के लिए मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी नेक्स्ट टाइम से, अगर आप वो चैनल ज्वाइन करते हैं तो मीट यू सून, मीट यू एट लाइव। थैंक यू सो मच।